हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 11th क्लास का एक बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको इम्पोर्टेंट और बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी यूनिट आपको याद भी रहनी चाहिए। इन सिस्टम्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे पूरी फिज़िक्स में आप हर एक क्वांटिटी के बारे में आप उसकी यूनिट को बताते हो, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को बताते हो। इनके बिना कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी का आप उसका जो है एक्सप्लेनेशन, इन्फॉर्मेशन वो कंप्लीट नहीं हो सकता है इन क्वांटिटी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटी हम किसको कह रहे हैं। फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में पहले एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगी। जैसे कि मास, टाइम, लेंथ, एक्सीलरेशन, एरिया, मोमेंटम, फोर्स, ये सारी जो चीज़ें हैं जिनसे ही आप किसी लॉ को बताते हो। जैसे फोर्स के बारे में लॉ है, या टाइम के बारे में है, या फिर कोई फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला है, जैसे डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन है, कोई भी न्यूटन के लॉज हैं। ये सारे लॉज आप कैसे बताओगे जब तक आप इन क्वांटिटीज़ को ही नहीं जानोगे। क्या फोर्स होता है, क्या कोई डिस्टेंस, क्या चीज़ है डिस्टेंस, कैसे हम लोग उसको बताते हैं, क्या उसकी यूनिट होती है, कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू उसको असाइन की है। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं हो तो क्या हम लोग फिजिक्स पढ़ सकते हैं? तो क्या हम लोग कोई भी तरीके का लॉ पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। हम लोग इनके कैसे बताएंगे, हम लोग कैसे फिजिक्स को बताएंगे, कैसे पूरी बुक हम लोग लिखेंगे इसके बारे में। तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिनके बिना फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, जिनके बिना किसी लॉ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिनके बिना किसी फॉर्मूले को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। तो ये सारी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, किसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ये सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग डायरेक्टली भी मेज़र कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली भी मेज़र कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कौन सी हम लोग ले रहे हैं। जैसे कोई चीज़ सामने ही दिखने वाली चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ हम लोग डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। या फिर लेकिन अगर हम लोग को मोमेंटम निकालना हो तो हमें इनडायरेक्टली मेज़र करना पड़ेगा। उसका मास भी चाहिएगा हमें, और उसके लिए हमें उसकी वेलोसिटी भी चाहिएगी। तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है, कितने टाइम में किया है। तो इस तरीके से हम लोग को उसको डेराइव करके फिर हम लोग को कैलकुलेट करके फिर वो फिजिकल क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। तो कुछ क्वांटिटीज़ को हम लोग डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, कुछ को हम इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। वो क्वांटिटीज़ जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि फ्री है, इंडिविजुअल है। ठीक है, डिपेंड नहीं करती है। तो वो वाली क्वांटिटी जो होंगी वो होंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जैसे कि कौन कौन सी है इसके अंदर है मास, लेंथ एंड टाइम। ये तीन क्वांटिटीज़ जो हैं इनको हम लोग बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानते हैं, जो किसी अदर पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि टाइम जो है वो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद लेंथ हम लोग मानते हैं कि किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, फ्री है, इसको डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है। इससे हम लोग बहुत सारी क्वांटिटीज़ को डेराइव कर सकते हैं, लेकिन इसको डेराइव करने के लिए हम लोग को किसी अदर क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। मास, किसी ऑब्जेक्ट का जितना मास है वो है, इसको हम लोग किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से नहीं निकाल रहे हैं, ये फ्री है, इंडिविजुअल चीज़ है। तो इन तीन जो क्वांटिटीज़ है इनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो सेकंड हमारी हो जाएगी डेराइव्ड क्वांटिटीज़।
डेराइव्ड क्वांटिटीज नाम से भी पता चल रहा है, जिनको डेराइव करना पड़े हम लोगों को, यानी कि जिनको किसी अदर क्वांटिटी की हेल्प से हम लोग डेराइव करें, वो क्वांटिटी जो है वो हो जाएगी हमारे पास में डेराइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे कि किन की हेल्प से निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है भाई, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो तो किसी अदर पर डिपेंड कर नहीं रही है, यानी कि ये जो डेराइव्ड क्वांटिटी ये ऑब्वियसली फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी। तो इनके कॉम्बिनेशन से जिन क्वांटिटीज़ को हम लोग निकालेंगे वो हो जाएंगी हमारी सारी की सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज़। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं और फिर उससे हम लोग समझते हैं। जैसे पहले अभी मैंने लिया था मोमेंटम का एग्जांपल, तो मोमेंटम P इक्वल्स टू होता है mv, तो किस किस चीज़ पर डिपेंड किया, मास पर डिपेंड किया, जो कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उस पर डिपेंड कर गया। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम, r अपॉन टी, या कोई डिस्टेंस को अगर आप d से अगर आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो तो d अपॉन टी कर दो। तो डिस्टेंस जितना उसने कवर किया, कितने टाइम में किया है, वो होता है हमारा वेलोसिटी। तो डिस्टेंस पर डिपेंड कर गया, टाइम पर डिपेंड कर गया, तो ये कैसी हो गई, डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई। कोई और एग्जांपल हम लोग इसका देखते हैं, तो ये हम लोगों ने ले लिया फोर्स। अब देखिए फोर्स के बारे में देखते हैं, तो फोर्स इक्वल्स टू होता है ma, F इक्वल्स टू ma, न्यूटन के लॉ से हमें पता है। तो देखिए m जो है यहाँ पर मास, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, उस पर डिपेंड कर रहा है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास एज इट इज, वेलोसिटी खुद डिपेंड करता है डिस्टेंस अपॉन टाइम पर, एक टाइम और आ जाएगा यहाँ पर तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए डेराइव्ड क्वांटिटी है, जो हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से यहाँ पर डेराइव की है, डिपेंड कर रही है ना इन पर, तो ये डेराइव्ड क्वांटिटीज देखिए मास, डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड कर रही है ये भी। तो ये सारी क्वांटिटीज जो होती हैं ये होंगी डेराइव्ड क्वांटिटीज। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग इसके लिए, वर्क, पावर, एक्सीलरेशन, और एरिया। देखिए एरिया अगर किसी भी चीज़ का लेते हैं तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, इस तरीके से हम लोग उसके लिए एरिया बताते हैं। तो देखिए एरिया किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो इस तरीके से ये लेंथ भी लेंथ ही है, ब्रीथ भी ऑब्वियसली लेंथ ही है, डिस्टेंस ही है, तो इन क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो देखिए ये भी डेराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरीके से वॉल्यूम हो गया है, उसके बाद में एनर्जी, वर्क तो एक ही चीज़ है, और मोमेंटम हो गया हमारा, फोर्स हो गया। तो ये सारी जो क्वांटिटी है ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएंगी, डेराइव्ड क्वांटिटीज हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वांटिटी तो हमने देख ली। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। देखने से पहले हम लोग बात करते हैं कि यूनिट क्या है। तो देखिए यूनिट जो है, जैसे कि इसमें भी हम लोग पहले एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो देखिए अब जैसे कि मास है, ठीक है, उसको हम लोग किलोग्राम में बताते हैं कि इतना केजी है ये चीज़, कोई भी चीज़ जो है इतना किलोग्राम है। तो किलोग्राम क्या चीज़ है, किलोग्राम यूनिट ही है। ठीक है, ग्राम में भी बताते हैं हम लोग कि इतना ग्राम है, तो हम लोग जानते हैं कि ग्राम थोड़ा है और किलोग्राम ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि छोटी यूनिट है, किलोग्राम उसकी बड़ी यूनिट है। तो ये जो चीज़ है, यानी कि एक उसको एक वैल्यू देना, किसी भी कोई भी क्वांटिटी है उसको एक वैल्यू देना, उसकी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू रखना, और उसका एक नाम रख देना कि भाई ये चीज़ जो है मेज़र करने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी होगी, यानी कि इतनी क्वांटिटी को हम लोग इतना मानेंगे। ठीक है, तो ये एक वैल्यू दी हुई है कि भाई 1 किलो को हम लोग इतना, जो अगर कोई भी चीज़ होगी तो इसको 1 किलो मानेंगे, एक जो है उसके लिए एक स्टैंडर्ड जो है वैल्यू दी गई है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर होती है यूनिट। ठीक है, तो अब यूनिट जो है, यूनिट भी हम लोग अलग अलग बहुत सारे सिस्टम हैं इसके, जिसके अंदर कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इनको अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू और अलग अलग उसकी यूनिट दी हुई है। ठीक है, हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट लेते हैं।
सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। तो देखिए इसके अंदर जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोगों ने मानी है उनको यहाँ पर वैल्यू दी जाती है, क्योंकि जो डेराइव्ड क्वांटिटी है उनको तो हम लोग वैसे भी फंडामेंटल की हेल्प से ही डेराइव करते हैं। तो देखिए सीजीएस, इसका जो ये नेम होता है इसी के अंदर ही इसकी वैल्यू हम लोग इसके अंदर इसकी वैल्यू छुपी हुई होती है। तो देखिए सी से यहाँ पर है सेंटीमीटर, जिसको सीएम सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसकी यूनिट है, ये लेंथ की यूनिट है। ठीक है, यानी कि सीजीएस सिस्टम में लेंथ जो होती है उसको हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। जी से यहाँ पर है ग्राम, जो कि मास की यूनिट है, यानी कि मास को हम लोग इसके अंदर ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम से मेजर करते हैं। और एस से है यहाँ पर सेकंड, जो कि टाइम की यूनिट है। ठीक है, तो ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, मास और टाइम, इनको यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू असाइन की हुई है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अब सेंटीमीटर एक फिक्स वैल्यू है, ग्राम एक फिक्स वैल्यू है, सेकंड एक फिक्स वैल्यू है, कि इतने टाइम को हम लोगों ने 1 सेकंड मान रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड जो सिस्टम है वो हमारा आता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में सबसे पहले एम से यहाँ पर आएगा मीटर। मीटर जो है वो यहाँ पर लेंथ की यूनिट है, यानी कि एमकेएस सिस्टम में लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। अब सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर थोड़ी सी बड़ी यूनिट आती है। उसके बाद के से यहाँ पर किलोग्राम, जो कि मास की यूनिट है। ठीक है, यानी कि एमकेएस सिस्टम में मास को किलोग्राम में हम लोग करते हैं, और हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। उसके बाद एस से सेकंड, सेकंड जो है इसकी टाइम की यूनिट है, और ये सभी जो सिस्टम है उन सब में सेम ही होती है, टाइम की यूनिट सेकंड ही रहती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी। तो ये हो गया एमकेएस सिस्टम। उसके बाद थर्ड एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में देखिए एफ से हो जाएगा यहाँ पर फुट, जो कि लेंथ की यूनिट है। पी से हो जाएगा यहाँ पर पाउंड, जो कि मास की यूनिट है। और एस से हो जाएगा यहाँ पर सेकंड, जो कि टाइम की यूनिट है। ठीक है, तो ये हमारे 3 सिस्टम ऑफ यूनिट लिए हमने, फर्स्ट सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। इनको याद करना काफ़ी आसान है, क्योंकि देखिए ये इनके शॉर्ट नेम जो है ना, इन्हीं के अंदर ही इनकी यूनिट छुपी हुई है, तो काफ़ी आसान है इनको याद रखना। उसके बाद देखिए हम लोग लेते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि सबसे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है, और इंटरनेशनली इसी को ही फॉलो किया जाता है, एसआई सिस्टम को। तो नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट अलग क्यों है, इसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो 7 है। अब तक ये जो 3 हम लोगों ने यूनिट पढ़ी है, इसके अंदर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, और लेकिन बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं फिजिक्स के अंदर जो कि इन 3 क्वांटिटीज़ पर भी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग करंट भी बताते हैं। ठीक है, और ये इंटेंसिटी जो है सब्सटेंस की कितना सब्सटेंस है उसकी वैल्यू हम लोग बताते हैं। तो ये जो स्मॉल सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लोग मोल में कैलकुलेट करते हैं, जो कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ है वो इन क्वांटिटी की हेल्प से नहीं बता सकते हैं। चार्ज को हम लोग कैसे बताएं, वोल्ट को हम लोग कैसे बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बताएं, तो ये सारी चीज़ें इन पर डिपेंड ही नहीं करती हैं, ये अलग चीज़ें हैं। तो इसके अंदर जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इंक्लूड करी हुई हैं, और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से हम लोग और भी बहुत सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज़
निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ली हुई है वो देखते हैं। तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी तो एमकेएस सिस्टम के जैसी हैं, सेम। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर मीटर, जो कि लेंथ की यूनिट है, ठीक है। सेकंड जो है यहाँ पर किलोग्राम, जो कि मास की यूनिट है। थर्ड जो है यहाँ पर सेकंड, जो कि टाइम की यूनिट है, ठीक है। ये 3 तो यहाँ पर सेम ही है जो कि हमारे एमकेएस सिस्टम में है। उसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन सी इंक्लूड करी गई है, तो देखिए फोर्थ है यहाँ पर एम्पियर, एम्पियर जो है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये किसकी यूनिट है, ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। तो ये देखिए नई चीज़ इसके अंदर इंक्लूड हुई है, क्योंकि करंट भी हम लोग फिजिक्स के अंदर करंट के बिना तो कुछ भी नहीं है। फिफ्थ यूनिट और कौन सी इंक्लूड की गई है इसमें, केल्विन, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर इन चीज़ों पर डिपेंड ही नहीं करता। यानी कि अगर सिर्फ हम लोग इतनी फंडामेंटल क्वांटिटी अगर मानते हैं, लेंथ, मास और टाइम, तो फिर टेम्परेचर क्या चीज़ है, टेम्परेचर को कैसे बताते हैं हम लोग, कैसे इसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो केल्विन जो कि टेम्परेचर की यूनिट है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कैंडेला, जो कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की, वैल्यू यूनिट है यहाँ पर। और लास्ट एंड फाइनल यहाँ पर आ जाता है 7th फंडामेंटल यूनिट, मोल। देखिए कैंडेला को सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखिए मोल, जिसको एम ओ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस की यूनिट है। तो ये देखिए ये हमारे पास में 7 फंडामेंटल यूनिट हो गई है एसआई सिस्टम की। उसके बाद नेक्स्ट देखिए उसके बाद हम लोग डेराइव्ड यूनिट देखते हैं, कुछ डेराइव्ड यूनिट जो कि इनकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे एसआई सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर न्यूटन, जो कि किसकी यूनिट है, फोर्स की, ठीक है। अब देखिए डेराइव्ड यूनिट कैसे है, फोर्स इक्वल्स टू, अपने को अभी भी हम लोगों ने देखा था, F इक्वल्स टू होता है ma, और ये है मास और ये है एक्सीलरेशन। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन डेराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे निकाल सकते हैं इसको, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, अभी पीछे हम लोगों ने बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये अगर इनकी हम लोग यूनिट रखें तो मास की किलोग्राम, डिस्टेंस की मीटर और टाइम की सेकंड का स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लोगों ने बोला है न्यूटन। यानी कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इतना जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन। तो ये डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड यूनिट है। सेकंड हम लोग और क्या ले सकते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं जूल, ठीक है। जूल जो है किसकी यूनिट है, आप चाहे तो एनर्जी बोल दे या वर्क बोल दे, एक ही बात है। तो एनर्जी और वर्क दोनों की ही यूनिट है जूल। अब ये देखिए ये कैसे हम लोगों ने निकाली है। अब देखिए वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस, ठीक है, कि भाई कोई भी फोर्स हम लोगों ने लगाया और उससे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज आ गया तो वर्क हो गया, ये काम हो गया है, ठीक है। कोई भी फोर्स लगाकर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजमेंट, उसकी पोजीशन में चेंज ला दिया, जैसे फोर्स लगाकर आपने टेबल खिसका दी है, या फिर कोई चेयर खिसका दी, या कोई ऑब्जेक्ट खिसका दिया, किसी चीज़ को उठा लिया है, तो ये सारी चीज़ वर्क हो गया है, यानी कि आपने कोई वर्क किया है। तो यहाँ पर फोर्स की अपने को पता ही है न्यूटन होती है, और डिस्टेंस की मीटर होती है, तो न्यूटन मीटर इक्वल टू हो जाता है 1 जूल, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए हम लोग और क्या ले सकते हैं, वाट ले सकते हैं। बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि सारी ही मैं आपको बताऊंगी, इसके अंदर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर डेराइव करके बताऊंगी। बाकी आप लोग को प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर, क्वांटिटीज़ को इस तरीके से फॉर्मूले से हम लोग को डेराइव करना है, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए वाट जो है वो पावर की यूनिट होती है, और पावर को हम लोग कैसे बताते हैं, पावर को हम लोग बताते हैं कि वर्क करने की एबिलिटी, पर सेकंड कोई आदमी कितना काम कर सकता है वही उसकी पावर है। भाई ये आदमी इतने से टाइम में इतना काम कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पावर बताते हैं, यानी कि वर्क अपॉन टाइम, इस तरीके से पावर को बताते हैं। वर्क की यूनिट आप लोगों ने अभी अभी देखी है जूल, और टाइम की सेकंड, ठीक है। तो जूल पर सेकंड इक्वल्स टू वाट, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक ये क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ, कूलाम। फोर्थ क्वांटिटी ले लेते हैं हम लोग, कूलाम, ठीक है। कूलाम जो है वो किसकी क्वांटिटी है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कैसे बता सकते हैं, देखिए हम लोगों ने जो इसकी 7 फंडामेंटल यूनिट जो देखी थी ना, उसके अंदर हम लोगों ने इंक्लूड किया था करंट को, कि एम्पियर जो है वो करंट के लिए हम लोगों ने यूनिट बताई थी। और करंट को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, करंट इक्वल्स टू हम लोग मानते हैं कि भाई कोई भी पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो होता है वो हम लोग करंट मानते हैं, ठीक है। यानी कि पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो होता है, चार्ज अपॉन टाइम, कोई भी चार्ज फ्लो हुआ है, टोटल चार्ज इतना फ्लो हुआ है इतने टाइम में, लेकिन पर सेकंड कितना फ्लो हुआ वो होती है करंट, तो Q अपॉन T, ठीक है। अब इसके लिए तो हम लोगों ने यूनिट बता ही रखी है, एम्पियर, टाइम के लिए भी है, तो इसकी हेल्प से हम लोग चार्ज की यूनिट निकाल सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, और I के लिए यूनिट, करंट के लिए एम्पियर और इसके लिए सेकंड, तो एम्पियर सेकंड इक्वल टू हो जाता है कूलाम, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए और हम लोग ले सकते हैं वोल्ट। अब देखिए वोल्ट किसकी यूनिट है, वोल्ट यूनिट है, आप लोग वैसे तो इसको 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। वोल्ट यूनिट है यहाँ पर पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे बताते थे, कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन में चार्ज। कोई भी चार्ज है और उसको हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में हम लोग को कितना वर्क करना पड़ा, उसके अकॉर्डिंग बताते थे कि उन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में इस Q चार्ज को मेरे को इतना वर्क करना पड़ा। उससे मेरे को पता चलता है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। तो वर्क की यूनिट हम लोग को पता ही है जूल, और इसकी हम लोग को पता ही है कूलाम। तो जूल पर कूलाम इक्वल टू हो जाएगा वोल्ट, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, V से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक दो यूनिट और ले सकते हैं हम लोग, जिससे कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाली यूनिट मैं यहाँ पर आपको ले रही हूँ। तो देखिए उसके अलावा हम लोग ले लेते हैं, चलो ओम ले लेते हैं। ओम जो है किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की।
जो भी क्वांटिटी मैं ले रही हूँ आपको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को पता ही ना हो कि क्या चीज़ है रेजिस्टेंस, क्या चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं आपको बेसिक चीज़ बता रही हूँ पहले कि भाई पोटेंशियल क्या है। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस है कि करंट अगर फ्लो हो रही है तो ऑब्वियसली कंडक्टर जो है उसके अंदर से करंट फ्लो होती है, यानी कि कंडक्टर नॉर्मली होती है मेटल्स, ठीक है। तो हर मेटल ज़रूरी तो नहीं है सेम करंट फ्लो करवाएगी, यानी कि हर मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है करंट को फ्लो करवाने की। तो कोई करंट कितना कोई भी मेटल जो है वो करंट को कितना फ्लो होने देती है, कितना नहीं होने देती है, दो बात हो गई है। तो करंट को कितना फ्लो नहीं होने देती है वो जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है रेजिस्टेंस, कि कितना करंट को रोकती है। कोई जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा फ्लो होने देती है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस कम है, कम रोक रही है। कोई मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा रोकती है, करंट को कम फ्लो होने देती है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है मेटल की, ये उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। अब देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। कैसे रेजिस्टेंस को लेंगे, तो ओम ने जो लॉ दिया था वोल्ट और करंट, यानी कि पोटेंशियल और करंट के बीच में जो उसने लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर, ठीक है। R जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, R इक्वल्स टू क्या हो सकता है V अपॉन में I, ये रेजिस्टेंस हो सकता है। अब देखिए वोल्ट V और ये I करंट, तो यहाँ पर वोल्ट के लिए तो पोटेंशियल के तो क्या आ जाएगा वोल्ट V आ जाएगा, और I के लिए हो जाएगा एम्पियर। तो यहाँ पर वोल्ट पर एम्पियर रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी, और जिसको हम लोग ओम। बीच में वीडियो रुक गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया था इसके बारे में। तो देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ। यहाँ पर देखिए ये हम लोगों ने डेराइव्ड क्वांटिटीज़ देख ली थी, रेजिस्टेंस के लिए ओम आ गई थी, और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो अब देखिए इसके अंदर जो SI सिस्टम है उसके अंदर दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं एंगल के लिए, और एंगल दो तरीके के होते हैं। तो देखिए प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। देखिए प्लेन एंगल होता है अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में हो, यानी कि टू डायमेंशनल अगर एंगल बन रहा है तब तो वो हो जाएगा प्लेन एंगल, ठीक है। सिर्फ X एक्सेस और Y एक्सेस में ही अगर दो लाइन जो है वो अगर एक दूसरे पर आकर मिलती हैं तो जितना एक दूसरे के साथ में इतना डिस्टेंस पर अगर होती हैं तो वो डिस्टेंस ही होता है एक तरीके से एंगल। तो ये हमारे पास में जो बन रहा है ये बन रहा है प्लेन एंगल, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है हमारे पास में रेडियन, और जिसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेडियन होती है जिसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है, अब देखिए ये तो 2 डायमेंशनल है, अगर 3 डायमेंशनल अगर हो, ठीक है। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आइसक्रीम की कोन। जो आइसक्रीम की कोन आप लोगों सब ने देखी है, सब लोग खाते हैं आइसक्रीम, अभी तो गर्मी का सीज़न चल रहा है। तो इस तरीके से जो ये एंगल बनता है, तो देखिए कोई एक सरफेस के द्वारा जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, सरफेस के द्वारा जो बन रहा है यहाँ पर, ये पूरा एक सरफेस है, और उससे जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो होता है यहाँ पर सॉलिड एंगल, ठीक है। ये पूरा एरिया के थ्रू बनता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल में बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल, जिसको ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, ठीक है। सिंपल जो प्लेन एंगल था उसके लिए यूनिट थी रेडियन, जिसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंबल है इसका RAD। और जो सॉलिड एंगल है उसकी यूनिट है यहाँ पर स्टेरेडियन, और उसको हम लोग SR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो आज का ये वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ा है, उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी सिस्टम ऑफ यूनिट देखे हैं, उसके बाद SI सिस्टम को बहुत अच्छे से डिटेल में किया है। उसके लिए बहुत सारी फंडामेंटल जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनको आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है, और उसके अलावा बहुत सारी डेराइव्ड क्वांटिटी को भी मैंने फॉर्मूला रखकर अच्छे से डिटेल में आपको बताया है। और ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है
प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के लिए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 11th क्लास की फिजिक्स की आपको ऐसे ही रेगुलर क्लास मिलती रहेगी। आप और पास ही के बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दो, उससे क्या होगा, आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।